राम राम साथियों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने रामचरण एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग टैली का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। पिछली क्लास में क्या सीखा था एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, और पिछली क्लास के सभी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं ताकि आप वहां जाके पिछली क्लास को देख सकते हैं। और जब भी मैं नई क्लास कराता हूं तो पिछली क्लास को रिपीट जरूर करता हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, यानी कि व्यापार में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी शब्दों के बारे में हम लोग जानेंगे ताकि टैली में काम करना बहुत आसान लगे। बाकी यदि आप टैली को और डिटेल में जानना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए, जिसमें सभी वाउचर्स को मैंने डिटेल में समझाया है। यह पुस्तक आप अमेजन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो आपको बताया था कि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो व्यापारियों के लिए वर्ष कौन सा माना जाता है, वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक के समय को। फिर उसके बाद अगला शब्द हमने सीखा था ऑनर, यानी कि मालिक कौन होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में निवेश करता है, तो उस व्यापार के लिए वो व्यक्ति कौन होता है, ओनर यानी कि मालिक। फिर उसके बाद हमने सीखा था कैपिटल, यानी कि पूंजी क्या होती है। तो मालिक द्वारा व्यापार में किया गया निवेश, वो निवेश उस व्यापार की पूंजी यानी कि कैपिटल कहलाता है। फिर उसके बाद हमने सीखा था ड्राइंग, यानी कि आहरण क्या होता है। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मालिक द्वारा व्यापार से निकाली गई संपत्ति, वो संपत्ति व्यापार का ड्राइंग कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, यदि मालिक अपनी जेब से पूंजी लगाएगा तो व्यापार के लिए वो कैपिटल कहलाएगी, और यदि मालिक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए संपत्ति निकालेगा तो वो कहलाएगा ड्राइंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, तो व्यापार में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, जिनके 4 शब्द हम सीख चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर, ऑनर, कैपिटल और ड्राइंग। अगला शब्द हम सीखेंगे बाई, यानी कि खरीदना किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे परचेज, यानी कि खरीदना किसे कहते हैं। अब दोनों का हिंदी अर्थ सेम है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है वो हम लोग जानेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद अगला शब्द हम सीखेंगे सेल, यानी कि बेचना क्या होता है। और सेल बेचना, यानी कि सेल का भी मतलब बेचना और सेल का भी मतलब बेचना, तो इनमें भी क्या डिफरेंस है वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद अगला शब्द हम सीखेंगे असेट, यानी कि संपत्ति क्या होती है। क्रेडिटर या सन्ड्री क्रेडिटर, लेनदार कौन होता है। और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है डेबिटर, यानी कि देनदार कौन होता है। तो ये छोटे छोटे शब्द जो व्यापार में प्रयोग होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे ताकि टैली में हम आसानी से काम कर सकें। तो सबसे पहला शब्द है बाई, यानी कि खरीदना किसे कहते हैं। तो जो सामान व्यापार में प्रयोग करने के लिए लाया जाता है, उस प्रक्रिया को बाई कहते हैं। जैसे एक फर्म है राम मोबाइल स्टोर, हमने पिछली क्लास में बताया था कि राम ने एक फर्म खोली राम मोबाइल स्टोर के नाम से। अब राम को लगा कि भाई मुझे अपने स्टाफ के लिए या सामान की डिलीवरी के लिए एक बाइक की जरूरत है। राम मोबाइल स्टोर का काम नहीं है बाइक बेचना। उसने बाइक किस लिए खरीदी, ताकि मैं अपने स्टाफ को सुविधा दे सकूं, ताकि सामान की डिलीवरी टाइम पे हो सके या स्टाफ घर आ सके, घर जा सके, टाइम पे खाना खा के आ सके। मतलब व्यापार में प्रयोग करने के लिए बाइक खरीदी है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बाइक। उसके बाद अगला शब्द हम सीखेंगे परचेज, यानी कि खरीदना क्या होता है। तो बेचने के लिए जो सामान फर्म में खरीदा जाता है, उस प्रक्रिया को परचेज कहते हैं। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, राम मोबाइल स्टोर है तो इस फर्म का काम क्या है। इस फर्म का काम है मोबाइल या उससे संबंधित उपकरण बेचना। तो राम मोबाइल स्टोर ने क्या किया कि अपने फर्म में, मतलब सामान बेचने के लिए, मोबाइल बेचने के लिए मोबाइल खरीदा। तो ये जो मोबाइल खरीदा है, इस प्रक्रिया को कहते हैं परचेज। अब ये मोबाइल खरीदा क्यों है, ताकि हम इसे बेच सकें। और ये बाइक किस लिए खरीदी है, ताकि हम इसे प्रयोग कर सकें। तो फर्म में प्रयोग करने के लिए जो सामान खरीदा जाता है उसे बाई कहते हैं, और बेचने के लिए जो सामान खरीदा जाता है उसे परचेज कहते हैं। तो समझ में आया आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
तो अगला टॉपिक है सेल यानी कि बेचना। तो व्यापार में जो सामान बेचने के लिए खरीदा जाता है उस प्रक्रिया को सेल कहते हैं, यानी कि नया सामान बेचना सेल कहलाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा क्या था कि राम मोबाइल स्टोर एक फर्म है और इस फर्म में क्या क्या सामान खरीदा था हमने, मोबाइल खरीदे थे और बाइक खरीदे थे। तो बाइक क्यों खरीदी, ताकि हम फर्म में प्रयोग कर सकें, और मोबाइल क्यों खरीदा, ताकि हम उसे बेच सकें। तो ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल हम लोग प्रयोग करेंगे उसके बाद बेचेंगे, तो मोबाइल तो हम नया ही बेचेंगे। अब क्या हुआ कि कोई ग्राहक हमारी दुकान पे आया और हमने उसको मोबाइल बेच दिया और वो मोबाइल लेके चला गया, तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी इसी प्रक्रिया को कहते हैं सेल। तो राम मोबाइल स्टोर ने क्या किया, मोबाइल खरीदा था और मोबाइल बेच दिया। तो क्योंकि इस फर्म का काम ही है मोबाइल खरीदना मोबाइल बेचना, तो नया सामान बेचना क्या कहलाएगा, सेल। यदि हम बात करें सेल क्या होता है, तो फर्म में जो सामान खरीदा था अब हमने उसे प्रयोग कर लिया, अब हम चाहते हैं कि भाई इसकी हमें जरूरत नहीं है और ये सामान हम बेच दें, चाहे वो लाभ में बिके या हानि में। तो राम मोबाइल स्टोर के पास प्रयोग करने के लिए कौन सा सामान था, बाइक। अब राम को लगा कि मुझे इस बाइक की जरूरत नहीं है, मैं इसे बेचना चाहता हूं, कम या ज्यादा जितने में भी बिक जाए। अब हमने किसी व्यक्ति से बात करी और उसको बोला भैया बाइक तुझे चाहिए, वो बोला ठीक है मुझे बाइक चाहिए। हमने क्या किया, कमती बढ़ती में वो बाइक बेच दी, तो वो व्यक्ति बाइक लेके चला गया। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी सेल। तो यानी कि जिस चीज की आपकी फर्म है और आप उसी में डीलिंग करते हो, उसी में ट्रेडिंग करते हो, तो वो शब्द कहलाता है सेल। और यदि आपने फर्म में प्रयोग करने के लिए जो सामान खरीदा है और फिर आप उसे बाद में बेच रहे हो, तो वो प्रक्रिया कहलाती है सेल। इसलिए व्यापारी हमेशा कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, व्यापारी हमेशा शब्द यूज करता है परचेज और सेल। तो बेचने के लिए सामान खरीदना परचेज कहलाता है और नया सामान बेचना सेल कहलाता है। तो आ गया समझ में आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है एसेट यानी कि संपत्ति क्या होती है। तो जो सामान व्यापार में प्रयोग करने के लिए या बेचने के लिए खरीदा जाता है वह सामान उस व्यापार की संपत्ति कहलाता है। जैसे राम मोबाइल स्टोर है, इस फर्म में हमने क्या क्या खरीदा था, एक बाइक खरीदी थी, एक मोबाइल खरीदा था, ठीक है। तो ये जो बाइक है या ये जो मोबाइल है या ये जो राम मोबाइल स्टोर की बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग, मोबाइल और ये बाइक इस फर्म की क्या कहलाएंगे, संपत्ति कहलाएंगे। और फर्म के अंदर जितना भी कैश रखा हुआ है वो कैश भी फर्म की संपत्ति कहलाता है। तो अब संपत्ति भी कई प्रकार की होती है, यानी कि संपत्ति को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो संपत्ति क्या है समझ में आ गया आपको। तो जो सामान प्रयोग करने के लिए या बेचने के लिए खरीदा जाता है तो वो सामान उस व्यापार की संपत्ति कहलाता है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति और एक होती है करंट एसेट्स यानी कि अस्थायी संपत्ति। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, ऐसा सामान जो बेचने के लिए नहीं है, वो सामान उस व्यापार की फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। जैसे राम मोबाइल स्टोर की जो बिल्डिंग है वो राम मोबाइल स्टोर के लिए कौन सी संपत्ति हो गई, फिक्स्ड एसेट्स। राम मोबाइल स्टोर ने जो बाइक खरीदी थी प्रयोग करने के लिए, वो बाइक भी राम मोबाइल स्टोर के लिए क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि ये बिल्डिंग और बाइक या इस फर्म के अंदर जो फर्नीचर लगा हुआ है वो बेचने के लिए नहीं है, वो हमने किस लिए खरीदे, ताकि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। तो ये बिल्डिंग, ये बाइक, ये फर्म के अंदर फर्नीचर, फर्म के अंदर जो कंप्यूटर लगा हुआ है, वो सब सामान व्यापार की फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। करंट एसेट्स क्या होता है, फर्म के अंदर जितना भी स्टॉक होता है, यानी कि ऐसी संपत्ति जो बेचने के लिए है। तो फर्म के अंदर बेचने के लिए क्या होता है, स्टॉक। तो राम मोबाइल स्टोर ने कौन सा सामान खरीदा था, मोबाइल। तो ये मोबाइल इस फर्म की करंट एसेट्स कहलाएगा। फर्म के अंदर जितना भी कैश रखा हुआ है वो कैश भी इस फर्म का करंट एसेट्स कहलाएगा, यानी कि अस्थायी संपत्ति। ये स्थायी नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये कमती बढ़ती होती रहती है पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से। जैसे अब राम मोबाइल स्टोर के पास मान के चलो सपोज 100 मोबाइल हैं,
तो क्या वो हमेशा 100 ही मोबाइल रहेंगे? भाई परचेज करेगा तो स्टॉक हमारे पास प्लस होगा, और सेल करेगा तो स्टॉक हमारे पास से क्या हो जाएगा? माइनस। तो यानी कि वो अस्थायी है, फिक्स नहीं है, वो प्लस माइनस होता रहेगा। तो फर्म के अंदर जितना स्टॉक होता है वो फर्म का करंट एसेट्स कहलाता है। फर्म के अंदर जितना कैश है वो कैश भी करंट एसेट्स होता है, आज कम है कल ज्यादा है, प्लस माइनस होता रहेगा। फर्म के बैंक खाते में जितना पैसा होता है वो पैसा भी हमारा यानी कि फर्म का करंट एसेट्स कहलाता है। और डेब्टर्स कौन होते हैं, अभी इससे आगे हम बढ़ेंगे। तो डेब्टर्स वो होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, ठीक है। तो उनपे जो पैसा बकाया रह गया है हमारा, वो पैसा भी फिक्स नहीं है, किसी पे कम है किसी पे ज्यादा है। अगर हमने किसी को 10,000 का माल बेचा, आज उसने हमें 2,000 रुपए दे दिए तो 8,000 बाकी रह गए। अगर उसने हमें अगले दिन 5,000 और दे दिए तो 3,000 बाकी रह गए। यानी कि फिक्स नहीं है, प्लस माइनस होता रहेगा। तो जितनी भी हमारी उधारी होती है, यानी कि हमारा जितना पैसा उधार पड़ा है बाजार में, वो उधारी भी करंट एसेट्स कहलाता है। तो संपत्ति दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड और करंट। फर्म के अंदर जो सामान खरीदा जाता है नॉट फॉर सेल, यानी कि बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, वो फिक्स्ड एसेट्स होती है। और फर्म के अंदर जो सामान बेचने के लिए खरीदा जाता है उसे करंट एसेट्स कहते हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स भी दो प्रकार की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। यानी कि फर्म के अंदर जो आपको बाइक, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, फर्म का नाम दिख रहा है, ये सब सामान, ये सब संपत्ति कौन कौन सी हो गई? टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? ऐसी संपत्ति जो व्यापार में 1 साल से अधिक समय तक के लिए रखी जाती है। अब जैसे बाइक है, राम मोबाइल स्टोर ने बाइक खरीदी, तो ऐसा तो है नहीं आज खरीदी 1 महीना बाद बेचेगा। वो बाइक किस लिए खरीदी? ताकि हम फर्म में इसे प्रयोग कर सकें। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल ये चलेगी। तो ये जो बाइक खरीदी है तो फर्म की कौन सी संपत्ति कहलाएगा? टेंजिबल। फर्म की ये जो बिल्डिंग है, राम मोबाइल स्टोर की ये जो बिल्डिंग है, ये ऐसा तो है नहीं आज खरीदी हम अगले दिन बेच देंगे। ये बिल्डिंग हमने क्यों खरीदी या क्यों बनाई? ताकि हम अपना व्यापार कर सकें। तो फर्म की ये बिल्डिंग क्या कहलाएगी? टेंजिबल। तो यानी कि व्यापार में ज्यादातर जितना भी आपको सामान दिखता है प्रयोग करने वाला, वो सब कौन सा होता है? टेंजिबल असेट होता है। अब बात आती है जी इनटेंजिबल असेट क्या होता है? जैसे फर्म का नाम। फर्म का नाम कौन सा? राम मोबाइल स्टोर। बहुत कम व्यापारी ऐसे होते हैं जो अपने नाम को ब्रांड बना पाते हैं, और जो ब्रांड बना लेते हैं तो उसी नाम से वो पैसा कमाते हैं। तो टेंजिबल यानी कि प्रत्यक्ष संपत्ति जो दिखाई दे, इनटेंजिबल मतलब अप्रत्यक्ष संपत्ति जो दिखाई ना दे। मतलब जो दिखाई तो दे रही है लेकिन उसका दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, कि हम ऐसा नहीं है कि जी हमने वो खरीदा जब ही हम उससे पैसा कमा सकते हैं। इनटेंजिबल असेट्स वो होता है जो हम मेहनत करके अपने ब्रांड का नाम बनाते हैं। जैसे राम मोबाइल स्टोर जो है उसने क्या किया? मेहनत किया, क्वालिटी प्रोडक्ट दिया लोगों को, और एक ब्रांड बन गया बाजार में। अब राम मोबाइल स्टोर ने क्या किया? अपने नाम को भारत सरकार की वेबसाइट पे ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा राम मोबाइल स्टोर को? जब हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो हम अपने फर्म के नाम के आगे टीएम लगा सकते हैं, और जब 1 साल या 2 साल बाद हमारा नाम परमानेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो हम अपनी फर्म के नाम के आगे आर लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कई फर्म है जो टीएम लगाते हैं। टीएम का मतलब है आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया, और जब भारत सरकार उसे परमानेंट रजिस्टर्ड कर देती है तो आप फर्म के नाम के आगे आर लगा सकते हो। तो राम मोबाइल स्टोर ने मेहनत करके अपनी फर्म का नाम बना लिया। अब इससे राम मोबाइल स्टोर को क्या फायदा होगा? भाई यहां तो ये कि अगर वो बाइक बेच के कैश कन्वर्ट कर कैश लेना चाहे तो ले सकता है, बिल्डिंग बेच के पैसा कमाना चाहे तो कमा सकता है, यानी बिल्डिंग बेच दी बदले में पैसा ले लिया। लेकिन नाम बेच के पैसा कैसे कमाएगा वो? अब मान के चलिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अयोध्या में राम मोबाइल स्टोर के नाम से एक फर्म है, और राम ने मेहनत करके अयोध्या में अपने एक ब्रांड को बना लिया और भारत सरकार के यहां उस नाम को रजिस्टर्ड करा लिया। अब राम को क्या फायदा होगा कि राम मोबाइल स्टोर के नाम से पूरे भारत में कहीं भी कोई भी दूसरी फर्म नहीं खुल सकती।
और यदि कोई भी व्यक्ति राम मोबाइल स्टोर के नाम से फर्म खोलना चाहता है तो राम को वो बदले में पैसा देगा। तो राम की जो कमाई है वो किस वजह से हुई? उसने सिर्फ अपने नाम की एक परमिशन दे दी कि ठीक है अब आप मथुरा में, अलीगढ़ में, नोएडा में, दिल्ली में मेरे नाम से व्यापार कर सकते हो। तो और लोगों की कमाई सिर्फ किस वजह से हो रही है? राम मोबाइल स्टोर के नाम से। तो राम ने अपने नाम को एक बेच दिया, एक किराए पे दे दिया कि ठीक है भाई इन क्षेत्रों में आप मेरे नाम का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन बदले में राम उनसे पैसा लेगा। तो ये जो फर्म का नाम होता है, ब्रांड नेम होता है, और उस फर्म को यदि हम रजिस्टर्ड करा लें तो उसके बदले हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत कम व्यापारी ऐसे होते हैं जो अपनी फर्म के नाम को रजिस्टर्ड नहीं कराते। और आप जगह जगह देखोगे अग्रवाल शूज हाउस अगर जट्टारी में भी है तो अग्रवाल शूज हाउस आपको खैर में भी मिलेगा, अलीगढ़ में भी मिलेगा, मथुरा में भी। क्योंकि जट्टारी वाले ने क्या किया, उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया। अगर वो ट्रेडमार्क को अग्रवाल शूज हाउस को रजिस्टर्ड करा ले तो कोई भी व्यक्ति अग्रवाल शूज हाउस के नाम से दूसरी फर्म नहीं खोल सकता, और अगर खोलेगा तो पहले व्यक्ति को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्म में दो प्रकार की संपत्ति होती है, फिक्स्ड और करंट। ऐसी संपत्ति जो बेचने के लिए नहीं है उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, और ऐसी संपत्ति जो बेचने के लिए है उसे करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है। तो जब भी हम टैली में काम करेंगे, मान के चलिए क्वेश्चन आया कि परचेज फर्नीचर ऑफ 10,000 रुपए, इसका मतलब क्या हो गया कि 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो जब हम टैली में लेजर बनाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो फर्नीचर का लेजर है, ठीक है, वो फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा तो या करंट एसेट्स में। तो अब आप बताइए कि फर्म में जो 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, क्या वो बेचने के लिए खरीदा है या प्रयोग करने के लिए खरीदा है? तो फर्म में जो 10,000 का फर्नीचर खरीदा है वो किस लिए खरीदा? प्रयोग करने के लिए, यानी कि वो बेचना नहीं है। तो इसलिए फर्नीचर का जो लेजर है वो हम किस में सेव करेंगे? उसे फिक्स्ड एसेट्स में। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि जी 15,000 रुपए का फर्म के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर भी प्रयोग करने के लिए खरीदा है, तो कंप्यूटर का लेजर किस में आएगा? फिक्स्ड एसेट्स में। तो इसी प्रकार हम लेजर वहां टैली में बनाएंगे तो वहां हमसे पूछा जाएगा कि जो आप लेजर बना रहे हो वो फिक्स्ड एसेट्स में आएगा या करंट एसेट्स में। ठीक है। तो इसी टॉपिक को हम अब यहां देखें तो ये जो यहां पे आपको दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, बिल्डिंग है, ये बाइक है, ये मोबाइल है, और राम मोबाइल स्टोर ये फर्म का नाम है। तो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कौन सी संपत्ति हो गई? ये हो गई आपकी फिक्स्ड एसेट्स। तो राम मोबाइल स्टोर की ये जो बिल्डिंग है ये कौन सी संपत्ति है? फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि ये बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं है। ये जो राम मोबाइल स्टोर में बाइक है, ये बाइक भी कौन सी संपत्ति है? फिक्स्ड एसेट्स है, ये बेचने के लिए नहीं है। राम मोबाइल स्टोर ये जो फर्म का नाम है ये भी फिक्स्ड एसेट्स है, ये बेचने के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम इस नाम को किराए पे देना चाहें तो इसके बदले हम पैसा कमा सकते हैं। तो राम मोबाइल स्टोर, ये बाइक यानी कि फर्म का नाम, ये बाइक और ये बिल्डिंग क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड एसेट्स। फर्म के अंदर जितना भी एक कैश रखा हुआ है ये कैश क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स यानी कि अस्थायी संपत्ति। फर्म के अंदर जितना स्टॉक रखा हुआ है तो ये जो मोबाइल है ये भी क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स। तो आ गया समझ में? तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्रेडिटर कौन होता है? तो सिंपल भाषा में हम कहें तो जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो आपने किसी फर्म से उधार सामान खरीदा तो वो फर्म आपके लिए कौन है? क्रेडिटर है। जैसे, और यहां पे ये भी देख सकते हैं कि सामान कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं खरीदा जाता। हम अगर सामान कभी भी खरीदेंगे तो सामान हमेशा फर्म से खरीदा जाता है, व्यक्ति से नहीं खरीदा जाता। जैसे सामान ये मैंने बताई दिया आपको। अभी हमने देखा कि हमारी फर्म का क्या नाम है? राम मोबाइल स्टोर। तो राम मोबाइल स्टोर का काम क्या है? मोबाइल खरीदना, मोबाइल बेचना। तो मोबाइल भी तो कहीं से खरीदा जाएगा। तो राम मोबाइल स्टोर ने क्या किया? कोई फर्म है जिस फर्म का नाम है दिनेश टेलीकॉम। तो राम ने दिनेश टेलीकॉम को बोला कि भाई हमें इतने इतने मोबाइल चाहिए, और दिनेश टेलीकॉम ने कहा ठीक है हम आपको फोन दे देंगे। और हमने क्या किया? दिनेश टेलीकॉम से ये स्टॉक खरीद लिया। दिनेश ने तो हमें माल बेचा है, पर हमने क्या किया है ये आपको ध्यान रखना है।
आपको अपने आप से मतलब रखना है, दूसरे की फर्म से कोई मतलब नहीं रखना। दूसरा क्या कर रहा है इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपने आप से मतलब रखना है, तभी आप टैली को और अकाउंटिंग को अच्छे से समझ पाओगे। तो राम मोबाइल स्टोर ने क्या किया है, राम मोबाइल स्टोर ने मोबाइल खरीदा है। किससे खरीदा है? दिनेश टेलीकॉम से। तो हमारे लिए यानी कि राम मोबाइल स्टोर के लिए दिनेश टेलीकॉम कौन है? क्रेडिटर। तो जिससे हम उधार माल खरीदते हैं तो वह फर्म हमारे लिए क्रेडिटर होती है। और अभी आपको बता ही दिया, ये ध्यान रखना है कि माल हम कभी भी और हाँ ये भी वाली बात है कि दिनेश टेलीकॉम को हम बाद में क्या देंगे? पैसा देंगे। तो माल हमने खरीद लिया और पैसा हमने उसे दे दिया। ये ध्यान रखना कि माल कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं खरीदा जाता, माल हमेशा फर्म से खरीदा जाता है। तो हमारी फर्म है राम मोबाइल स्टोर, तो हम जो माल खरीदेंगे वो किसी फर्म से ही खरीदेंगे, किसी व्यक्ति से नहीं खरीदेंगे। तो जिससे हम उधार माल खरीदते हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं, और वो बाद में हमसे क्या लेगा? पैसा लेगा, चाहे वो कैश के रूप में हो या बैंक में ले या चेक के रूप में ले। उसके बाद हम बात करते हैं डेबिटर कौन होता है, यानी कि देनदार। तो जिसको हम उधार माल बेचते हैं तो वह व्यक्ति हमारे लिए डेबिटर होता है। ठीक है। सामान किसी भी व्यक्ति को भी बेचा जा सकता है और सामान किसी फर्म को भी बेचा जा सकता है। जैसे क्रेडिटर में क्या था कि हम किसी व्यक्ति से माल नहीं खरीदते, हम फर्म से माल खरीदते हैं। लेकिन डेबिटर में क्या है कि हम व्यक्ति को भी माल बेच सकते हैं और फर्म को भी हम माल बेच सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि राम मोबाइल स्टोर है और इस फर्म के पास क्या है? स्टॉक है, किस चीज का? मोबाइल का। अब कोई कृष्ण नाम का कस्टमर है हमारे पास आया और हमसे बोला भाई हमें मोबाइल चाहिए। हमने कहा ठीक है मोबाइल दे देंगे। हमने बिल वगैरह काट दिया और मोबाइल उसे दे दिया, और कृष्ण हमारे यहां से मोबाइल लेके चला गया। तो हमारी फर्म है राम मोबाइल स्टोर, हमने माल किसको बेचा? कृष्ण को। ठीक है। और कृष्ण बदले में हमें बाद में क्या देगा? पैसा देगा। तो कृष्ण हमारे लिए कौन हुआ? डेबिटर। तो जिसको हम माल बेचते हैं तो वह व्यक्ति या वह फर्म हमारे लिए डेबिटर होती है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग पूरा करते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जरूर। और यदि आप टैली को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं बार बार यही बात कहता हूं कि मैंने अपनी पुस्तक में सभी टॉपिक को डिटेल से समझाया है। आप यह पुस्तक अमेजन से भी ले सकते हैं या दिए हुए स्क्रीन पे मेरे नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके भी आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।